हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 3 का पार्ट 2। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया? दादाभाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, वीके आरवी राव या जय शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी। यानी दादाभाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले, और प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी दादाभाई नौरोजी साहब ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्रों में क्या शामिल है? तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक तो अपना कृषि संबंधी आता है, द्वितीय के अंदर उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है ना। तो इसमें जो द्वितीयक है उसमें कौन कौन से उद्योगों में कौन कौन से शामिल है? तो निर्माण शामिल है, बिल्कुल है। भवन शामिल है, बिल्कुल है। सार्वजनिक पूर्ति शामिल है, ये भी है। वो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ये सभी शामिल है ना। तो क्या शामिल है? द्वितीय क्षेत्रों में निर्माण, भवन, सार्वजनिक पूर्ति तीनों शामिल है। और कृषि में तो आपको पता ही है क्या क्या शामिल है, जो वानिकी हो गई, फसल होगी, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गए, सारे कृषि में शामिल है। अगले प्रश्न चलते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना 2022 के अंदर, 2021-22 के लिए, उसके अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ तक पहुंच गया था? यानी 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 633.6 बिलियन डॉलर, 650 बिलियन डॉलर, 660 बिलियन डॉलर या 721.3 बिलियन डॉलर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे हम कहते हैं, वो 633.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। कितना? 633 बिलियन डॉलर। ठीक है, कितना हो गया था? 633 बिलियन डॉलर हो गया था, ये याद रखो मोटा मोटी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आया था उसके अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? यानी भारत की इकोनॉमी किस रेट से बढ़ी 2021-22 में, ये पूछ रहे हैं हमसे। इंडिया की इकोनॉमी 2021-22 में किस रेट से बढ़ी है? 9.3, 8.7, 6.4 या 2.5? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितनी बढ़ी थी 2021-22 के लिए? वो बढ़ी है 9.3%। कितनी बढ़ी है? 9.3%। ये देखो, पिछली बार 2020-21 में जो कोरोना के कारण डिप आया था इकोनॉमी में, इकोनॉमी हमारी नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही थी, लेकिन देखो 2021-22 के साल में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने कृषि में अच्छा प्रदर्शन किया, उद्योगों में अच्छा किया, सेवा में अच्छा किया, तो हमारी इकोनॉमी 9.3% की रेट से बढ़ी थी। 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी बढ़ी है? तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की 2021-22 की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही? तो वो रहेगी 9.3%। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में से क्या घटाया जाता है? यानी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? नेशनल इनकम ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? नेशनल इनकम ज्ञात कर रहे हैं। वो भी किस तरह से? उत्पाद विधि से, है ना। तो अब कह रहा है कि जो वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में से क्या घटाया जाएगा? तो ये पूछ रहा है, पहला तो कह रहा है मूल्यह्रास घटाया जाएगा, फिर कह रहा है मध्यवर्ती उपभोग मूल्य घटाया जाएगा, फिर अप्रत्यक्ष कर घटाए जाएंगे, तो सारे घटाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कुछ घटाए जाएंगे। क्या कह रहा है? जब जैसे राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं? तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है हमें फैक्टर कॉस्ट पे, उत्पाद विधि पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जीडीपी ज्ञात करेंगे। जीडीपी कैसे ज्ञात करते हैं? जीडीपी किसे कहते हैं? किसी देश की सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। यानी कोई पर्टिकुलर देश है, उसकी सीमाओं के अंदर, इनकी सीमाओं के अंदर वस्तुएं उत्पादित हो रही है, तो वो अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं, अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, इनका मूल्य सबका जोड़ लो। जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई पर्टिकुलर एक साल की पीरियड में एक देश की सीमाओं में, अब उस सब का जोड़ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम क्या निकाल देंगे? जीडीपी में से अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल देते तो क्या बचता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचता है। क्या बचता है? इसे क्या कहते हैं हम? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में से। ठीक है, अब देखो, अब हमें पहुंचना किस पे? राष्ट्रीय आय पे पहुंचना है। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय आय पे कैसे पहुंचते? देखो, तो हमने एनडीपी निकाल लिया, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो एनडीपी आ गया हमारे पास में, आ गया ना। देखो यहाँ पे जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया, लेस कर दिया, तो एनडीपी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में एनडीपी है।
अब हम क्या करेंगे, हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय साधन आय ज्ञात करेंगे। विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब क्या हो गया कि भारत में विदेशी कमा के लेके गए, है ना, और भारतीय विदेशों से कमा के लाए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो भारतीय ऑलवेज विदेशी से ज़्यादा कमा के लेके आते हैं। तो ये इसमें से हम क्या करेंगे, जो शुद्ध साधन आय ना इसको घटा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से हम क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इसमें से हम क्या करेंगे, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, और जो सब्सिडी है ना वो जोड़ देंगे, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ना ये मार्केट प्राइस पे आई है। किस पे आई है, मार्केट प्राइस पे। इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटा के जो सब्सिडी है वो जोड़ देंगे, तो जो फैक्टर कॉस्ट है ना, उत्पाद लागत, उसके आधार पर हमारी जो राष्ट्रीय आय ना वो आ जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चीज़ें हम घटाएंगे इसमें से। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी अवधि के लिए की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना हमें पता है 1 साल के लिए की जाती है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए की जाती है। हर साल राष्ट्रीय आय की गणना फिर से की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि कहलाती है। यानी उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है ना, तो उससे जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, उत्पादन प्रेरित मुद्रास्फीति, तात्पर्य क्या है। अगर कोई वस्तु, उसको बनाने में पहले 10 रुपए लग रहे थे, ठीक है, तो आपसे जैसे मान लो दुकानदार या बीच में जो भी सेलर है वो 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 11 रुपए में बेच रहा था, ठीक है। अब इस वस्तु को बनाने के 15 रुपए कॉस्ट हो गई, ठीक है। सेलर अपना 1 रुपए प्रॉफिट लेगा, तो कितने रुपए लग रहे हैं आपकी जेब से, 16 रुपए लग रहे हैं। अब ये 16 रुपए क्यों लग रहे हैं आपके, सेलर तो उतना ही ले रहा है, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट है ना वो ज़्यादा हो गई। तो ऐसी जो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, महंगाई का दूसरा नाम मुद्रास्फीति। इसको साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हो। तो अब महंगाई क्यों बढ़ी है, ये बढ़ी है लागत में वृद्धि होने से। किस में वृद्धि होने से, लागत में वृद्धि होने से। और इस प्रकार की जो महंगाई या मुद्रास्फीति की वृद्धि होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। समझ गए ना, इसे क्या कहेंगे, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अगले प्रश्न में चलते हैं। जब मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होने लगे, मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है सामान के मूल्य में, और अर्थव्यवस्था होने लगी अस्त व्यस्त, तो जनता का मुद्रा पर से विश्वास होने लगा खत्म, तो इसे क्या कहेंगे, इसे चलती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति या व्यापक मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार जो स्थिति है उसको फिर से समझ लेते हैं कि मूल्य अचानक बढ़ रहे हैं। 10 रुपए की चीज अब 40 रुपए में आने लग गई, ठीक है। अब लोग हाहाकार करने लगे। उदाहरण बताऊं आपको, अभी साल भर पहले की बात है, ज्यादा साल भर भी नहीं होंगे, 6 महीने होंगे। श्रीलंका की आप देखो हर एक रिपोर्ट अच्छी आ रही थी। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भारतीयों से अच्छा है, ठीक है, और उनकी जो पर कैपिटा इनकम वो भी अच्छी है, ठीक है। फिर उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो भी बेटर है। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की हालत खराब हो गई। पेट्रोल मतलब 400 रुपये पेट्रोल चला गया, 500 रुपये चाय चली गई। इस तरह से महंगाई खतरनाक तरीके से बढ़ी और जनता का विश्वास खत्म हो गया ना मुद्रा पर से। और जनता ने क्या किया, राष्ट्रपति भवन पे जाके कब्जा कर लिया, है ना। तो ये क्या थी, ये मुद्रास्फीति तो थी ना अल्टीमेटली, क्योंकि वो इकोनॉमी को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की सरकार। तो इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति उसे क्या कहते हैं, चलती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति या दौड़ती मुद्रास्फीति, व्यापक मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार की मुद्रास्फीति को कहेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति। और इसका उदाहरण आपने देखा श्रीलंका का, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दौड़ती मुद्रास्फीति होती है। और दौड़ती मुद्रास्फीति में क्या होती है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है और जनता मुद्रा से विश्वास खत्म हो जाता है। वो अपनी मुद्रा रखनी नहीं चाहते, या तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे उस परिस्थिति में, या फिर वो उस परिस्थिति में विदेशी मुद्राओं में, जैसे डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, या रुपए में इन्वेस्ट करेंगे, रेनमिन में इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी विदेशी मुद्रा में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अपने देश की मुद्रा में उस समय उसको रखना पसंद नहीं करेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की लॉज कैसी होती है। दो पूर्ण स्थानापन्न का तात्पर्य क्या है, स्थानापन्न का तात्पर्य क्या है, एक वस्तु है उसको आप दूसरी से रिप्लेस कर सकते हो, वो वस्तु होती है स्थानापन्न। और पूर्ण स्थानापन्न का मतलब दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, यानी आपको उतना ही संतुष्टि मिलती है उस ए वस्तु को उपयोग करने से, उतनी संतुष्टि आपको बी वस्तु को उपयोग करने से मिलेगी। यानी आपको कोई दुख नहीं होगा कि मैं ए की जगह बी कर रहा हूँ या बी की जगह ए कर रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में लॉज क्या होती है,
शून्य होती है, अनंत होती है, इकाई के बराबर होती है, या फिर इकाई से अधिक होती है। तो इसका आंसर होता है क्या होगा, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसे क्या कहेंगे, इसे जो मुद्रा जो लोच होगी ना वो अनंत लोच होगी। कैसी लोच होगी, अनंत लोच होगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों वस्तुएं पूरी तरह से, मतलब ए वस्तु को उपयोग करोगे तो भी आपको उतनी संतुष्टि मिलेगी, थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एकदम एज इट इज है, वो की वही वस्तु ए, वो की वही वस्तु, जितना जो आपको संतुष्टि दे रही है उतनी भी दे रही है। तो ऐसे वस्तु की जो प्रतिस्थापन की लोच होगी ना वो अनंत होती है। कैसी होती है, अनंत होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होगा, तो सबसे पहले देखो मांग का नियम है ना, वो गिफिन वस्तुओं के लिए लागू नहीं होता। तो ऋणात्मक ढाल लिए हुए, धनात्मक ढाल लिए हुए, उदग्र क्षैतिज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गिफिन वस्तुएं क्या होती है, गिफिन वस्तुएं वो होती है जिन पे मांग का नियम है ना वो कार्य नहीं करता। इसमें क्या होता है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है ना तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, और जब कीमत घटती है ना, कम होती है, तो लोग उसको कम खरीदते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मतलब मांग, बाकी मांग का नियम क्या कहता है, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन गिफिन वस्तु के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गिफिन मतलब निकृष्ट वस्तुएं होती है। यूँ कहे जैसे मान लो उस पर ज़्यादा, मतलब लोगों का ऐसा नहीं कि भाई ओहो टसन वाली बात नहीं होती। जैसे एप्पल का फ़ोन हो गया, है ना, तो वो अलग चीज़ है। उसमें आप, वो महंगा होगा ना तब उसे ज़्यादा लेंगे लोग, जबकि सस्ता होगा तो उसे कम लेंगे, बावजूद इसके कि वो सस्ता हो रहा है। तो गिफिन वस्तुएं हो गई। गिफिन वस्तु जैसे मान लो द्वितीय युद्ध युद्ध हुआ, या अभी रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो जो रोटी है ना, रोटी किसके बनाएंगे, गेहूं की बनाएंगे। तो वार के टाइम पे गेहूं है ना, गेहूं की डिमांड, उसकी रेट बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ जाएगी, लोग स्टोर करना शुरू कर देंगे उसको, है ना। तो ये क्या है, गेहूं गिफिन वस्तु है कि रेट भी बढ़ रही है, लोग स्टोर ज़्यादा खरीद भी ज़्यादा रहे, है ना, तो उसकी मांग भी बढ़ रही है। तो ये गिफिन वस्तुओं में, तो गिफिन वस्तुओं में जो एंजिल वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल ये होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है, यानी किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है इनमें से, कार, नमक, चाय या मकान। किसके मांग की कीमत लोच सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांग की कीमत लोच। यानी कीमत लोच का मतलब है मांग बढ़ेगी कीमत घटेगी, या कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन इनमें से कौन सी वस्तु है कि कीमत बढ़ेगी तो भी मांग नहीं घटेगी, या इन बाकी के मुकाबले कम घटेगी। तो जैसे कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग घटेगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। चाय की कीमत घटेगी तो लोग कम पीना शुरू कर देंगे। मकान, कीमत बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, कीमत घटेगी तो ज़्यादा लेंगे। लेकिन नमक है ना, वो तो कितना सा उपयोग करता है हम व्यक्ति, और वो तो लेना जरूरी है, मैंडेटरी है व्यक्ति को लेना। तो कीमत बढ़ेगी तो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा व्यक्ति, इनके मुकाबले अगर कंपेयर करके देखें ना, तो ये तो चाहे इसकी कीमत बढ़ा दो तो डबल भी कर दो, डबल करने के बावजूद भी ये लगभग उतनी ही इसकी मांग रहेगी जितनी वर्तमान में है। तो इनमें से विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसकी कीमत लोच सबसे कम है, तो वो होगा इनमें से नमक, है ना। बाकी आपको विकल्पों में से कंपेयर करके देखना है, जो भी विकल्प हो उसके आधार पर निर्णय करना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में कार, चाय और मकान होते हैं, नमक होता ही नहीं, उस परिस्थिति में हमारा उत्तर चाय होता। फिर अगर हमारे पास मान लो विकल्प चाय और मकान है तो हम फिर कार को चुनते उस परिस्थिति में, है ना। तो मतलब विकल्पों के आधार पर हम निर्णय करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बंटन का वह मूल्य, यानी कोई बंटन दे रखा है, बहुत सारे फिगर्स दे रखे हैं, और ये कह रहा है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, यानी कोई ऐसा मूल्य जिसकी सर्वाधिक बारंबारता हो और जिसके आसपास अधिकांश मूल्य केंद्रित हो, या जो सर्वाधिक प्रयुक्त किया गया उसे क्या कहते हैं। यानी एक बंटन है, बंटन का मतलब मूल्यों का सेट या अंकों का सेट, जैसे 2 4 4 4 3 2 4 3 4 7 4, है ना। अब इनमें से देखो 4 बहुत बार है ना। तो अगर बंटन में कोई मूल्य है जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो तो 4 की बारंबारता ज़्यादा है, और अधिकांश मूल्य इसके आसपास केंद्रित है, बिल्कुल है। तो अब इसमें क्या है, ये मध्य का है, मध्य है, बहुलक है, विचलन है। तो ये बहुत बार आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हम बहुलक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बहुलक की बात कर रहे हैं। इस प्रकार आपको शब्दों से उस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो ही गया। भारत में हिनार्थ प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। हिनार्थ प्रबंधन का मतलब क्या होता है, हिनार्थ प्रबंधन का मतलब ये होता है, जैसे घाटे की अर्थव्यवस्था होती है ना, घाटे की अर्थव्यवस्था माने यानी सरकार खर्च तो ज़्यादा करती है,
है ना। खर्च तो 100 रुपये करती है और इनकम मान लो आय सरकार की हो रही है 90 रुपये। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था होगी वो घाटे की अर्थव्यवस्था कहेंगे, घाटे की इकोनॉमी कहेंगे। और अब ये जो गैप रह गया ना 10 रुपये का, अब इसका कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से करेंगे, तो इसको मैनेज क्या तो उधार लेके करेंगे या नई करेंसी छापेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो मैनेजमेंट होता है उसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा करने का क्या कारण है। आर्थिक विकास के लिए करते हैं, सार्वजनिक ऋण के लिए करते हैं, भुगतान संतुलन के समायोजन के लिए करते हैं, विदेशी ऋणों की कमी के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था क्यों अपनाती है, घाटे का बजट क्यों लेके आती है, वो आर्थिक विकास के लिए लेके आती है। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को पंप करने के लिए आपको एक्सपेंसेस करने जरूरी होते हैं, तभी वो इकोनॉमी बढ़ती है आगे। क्योंकि देखो भारत कितना बढ़ गया और रिसोर्सेज भारत के पास है, लेकिन देखो अफ्रीकन कंट्रीज है, रिसोर्सेज तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा है ना। खनिज संपदा इतनी है, वन संपदा इतनी है, लेबर फोर्स भी उनके पास बहुत है। इसके बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी गरीब बने हुए हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी को पंप नहीं किया गया। अगर वहाँ भी अगर आज के 30-40 साल पहले घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाई जाके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है ना, और एक बार शुरुआत कर देते उसको ब्लूम करने के लिए, तो फिर वो भारत की तरह विकासशील हो जाते। लेकिन उनको जैसा था खर्चा किया ही नहीं गया, तो इसके कारण वो वहीं रहेगी। जबकि भारतीय और जैसे चाइना हो गया आज विश्व के पावर बने हुए हैं, है ना। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन मैंडेटरी है अर्थव्यवस्था के, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्ष के तौर पर भी देखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। बैंकों में सीआरआर की कमी होने पर, अगर बैंकों में सीआरआर की कमी होगी, सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अगर इसको कम कर दिया जाए तो क्या होगा, साख मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहेगी, साख निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, साख निर्माण क्षमता में कमी होगी, या सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सीआरआर का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए बैंक के पास में डिपॉजिटर्स आए, उन्होंने 100 रुपये जमा किए, है ना। तो आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि आपको कुछ निश्चित पैसे हमारे पास जमा करने पड़ेंगे, है ना। 100 रुपये में से कुछ निश्चित पैसे जमा करने पड़ेंगे और बाकी जितने पैसे बचते हैं वही आप जनता को उधार दे सकते हो। माने जैसे आरबीआई ने कह दिया कि अभी 6% पैसे तो हमारे पास आप ऐसे कैसे रख दो, इस पर तो ना तो आपको कोई ब्याज मिलेगा, और आप बाकी जिस अब 6 रुपये आरबीआई के पास जमा करते तो बैंक कितने पैसे उधार दे सकते हैं जनता को, अब तो 94 रुपये दे सकते हैं ना। बैंक के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 6 रुपये तो आरबीआई के पास अपने पास रखवा लिए, अब 94 रुपीज़ बचे उसके पास में। अब जनता को 94 रुपीज़ बांट सकती है वो, है ना। तो 94 रुपये की साख सर्जित कर सकती है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि सीआरआर में कमी कर दे, अगर कैश रिजर्व रेशियो में कमी कर दे। अब मान लो इसको सीआरआर को घटा के 4 कर दिया, अब बैंक कितना उधार दे सकते हैं, अब 96 रुपये उधार दे सकते हैं, है ना। तो अब कितने 96 रुपये उधार दे सकेंगे, तो 96 रुपये की साख सर्जित कर सकते हैं बैंक, यानी 96 रुपये बैंक लोगों को उधार दे सकते हैं। अब बैंक के पास उधार देने के लिए ज़्यादा रुपए हो गए इस तरीके से देखते हुए, तो सीआरआर में कमी करते हैं तो साख सृजन क्षमता में, बैंकों की साख सृजन क्षमता में क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। और सीआरआर से कमी होने से साख सर्जन, सीआरआर में वृद्धि होने से साख सर्जन में कमी होगी, और सीआरआर में कमी करने से साख सर्जन बैंकों की क्षमता में वृद्धि होगी, यानी बैंक ज़्यादा पैसा लोगों को उधार दे पाएंगे, है ना। बैंक के पास उधार देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, और सीआरआर में वृद्धि करने से बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। सीआरआर का मतलब वो पैसा जो आरबीआई अपने पास रखवा लेती है बैंकों से, कि इतना पैसा तो आपको हमारे पास रखना पड़ेगा और इस पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बस ऐसे रखना है ताकि परिस्थितियां ऐसी हो कि जो डिपॉजिटर्स वो अपना पैसा मांगने लग जाए, तो उस परिस्थिति में आप होच-पोच ना हो और इस पैसे का उपयोग कर सके। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था कौन सी है। तो कृषि के लिए और ग्रामीण विकास की क्रियाओं के लिए जो क्रेडिट देती है, साख देती है, वो कौन सी संस्था देती है, सेबी देती है, नाबार्ड देती है, आरबीआई, सिडबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नाबार्ड है ना, वो
एग्रीकल्चर के लिए लोन देती है। नाबार्ड किसानों को नहीं देती, नाबार्ड संस्थाओं को लोन देती है, बैंकों को लोन देती है। कि बैंक क्या करते हैं, फिर बैंक किसानों को लोन देते हैं, संस्थाएं किसानों को लोन देती है, ठीक है ना। तो नाबार्ड क्या करती है, कृषि और ग्रामीण विकास संस्थाओं के लिए साख आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का पायोनियर किसे कहा जाता है। यानी जो उदारीकरण का कॉन्सेप्ट था ना, वो भारत में कौन लेके आए थे, मोरारजी देसाई ले आए, सरदार पटेल लेके आए, पंडित नेहरू लेके आए, या मनमोहन सिंह साहब लेके आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में उदारीकरण का दौर आया था भारत में। क्योंकि भारत में जो विदेशी मुद्रा कोष है, जो वर्तमान में 635 की बात कर रहे थे ना, उतना पहुंच गया। वो विदेशी मुद्रा भंडार उस समय जीरो हो गया था, हमारे पास आयात करने के लिए पैसे नहीं थे, दूसरे देश हमारे को सामान भेज ही नहीं रहे थे। तब भारत ने आईएमएफ के पास गया, तो आईएमएफ ने कहा कि भाई साहब हम आपको पैसा तो दे देंगे, परंतु आपको अपने देश की इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए खोलनी पड़ेगी। तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा ठीक है आईएमएफ हम खोल देते हैं, आप हमें फंड दे दो। तो आईएमएफ ने फंड दे दिया और मनमोहन सिंह साहब ने भारत का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया और भारत की काया पलट शुरू हो गई उस समय से। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में गरीबी निर्धारण के लिए वाई के अलग समिति की स्थापना की गई। वाई के अलग समिति की स्थापना पहली बात तो गरीबी निर्धारण के लिए की गई थी। अब ये पूछ रहा है कब की गई, 1970, 75, 77 या 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1977। यानी वाई के अलग समिति की स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई। कब हुई, 1977 में वाई के अलग समिति, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी सुना है नाम आपने। संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, अगस्त 1998 में, मई 90 में, जुलाई 77 में या फरवरी 2004 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अगस्त 1998 में। केसीसी की शुरुआत कब हुई थी, 98 में हुई थी। कब हुई थी, अगस्त का महीना था, 1998 का साल था और शुरुआत हुई थी केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की, है ना। और किसानों की जो बैंकों से मतलब पारंपरिक साख सृजन करने वालों से ना उनका छुटकारा मिला उनको। कैसे, क्योंकि सेठ साहूकारों से उधार लेते थे और वो उनका खून चूस लेते थे। अब मतलब संस्थानिक ऋण देना शुरू कर दिया फिर सरकार ने, और ये कॉन्सेप्ट निकाला केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का। इस प्रकार से ये अगस्त 1998 में आया था। अगले प्रश्न चलते हैं, हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है। इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा किन फसलों में पड़ा था, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, गेहूं, चावल, सरसों, मेथी, जोरा या चना मूंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ ना, वो एक तो गेहूं पे हुआ था और एक चावल पे हुआ। किस पे हुआ, गेहूं चावल पे हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं, मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक जंगली प्राणी है, एक जैविक प्राणी है, एक असामाजिक प्राणी है। तो पता ही है मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है मनुष्य, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समाज शास्त्र की उत्पत्ति का आधार है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति का बेस क्या है, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, या दोनों या केवल दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज शास्त्र की उत्पत्ति का आधार औद्योगिक क्रांति भी है और फ्रांसीसी क्रांति भी है। तो इसका आंसर ये दोनों ही है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी समाज शास्त्र की उत्पत्ति का आधार है, फ्रांसीसी क्रांति भी औद्योगिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार है। सोशियोलॉजी को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान, क्या कहा है सोशियोलॉजी के बारे में, कह रहा है कि सोशियोलॉजी है ना दो अलग अलग भाषाओं की अवैध संतान है। कौन कह रहा है, स्पेंसर कह रहा है, सी राइट मिल्स कह रहा है, जे एस मिल कह रहा है, हर्बर्ट मीड कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मिल साहब है ना, जे एस मिल साहब, वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र ना वो अवैध संतान है दो भिन्न भाषाओं की, वो कह रहे हैं जे एस मिल साहब। अगले प्रश्न में चलते हैं, पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता क्यों आवश्यक है, भौतिक संबंध के लिए, सामाजिक संबंध के लिए, शारीरिक संबंध के लिए या सामाजिक व्यवहार के लिए। तो ये कह रहा है कि जो पारस्परिक जागरूकता है ना वो सामाजिक संबंध के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, सामाजिक संबंध के लिए आवश्यक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कहलाता है। अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार क्या कहलाता है, व्यवहार, क्रिया, अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्रिया। अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण व्यवहार क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, उत्तेजना और प्रत्युत्तर जरूरी है।
उत्तेजना और प्रत्युत्तर किसके लिए जरूरी है? सामाजिक क्रिया के लिए, सामाजिक संबंध के लिए, व्यवहार के लिए, अंतःक्रिया के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतःक्रिया के लिए क्या जरूरी है? एक तो उत्तेजना जरूरी है, अंतःक्रिया के लिए उत्तेजना जरूरी है और प्रत्युत्तर जरूरी है। उत्तेजना और प्रत्युत्तर से क्या होगा? अंतःक्रिया होगी। क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। अगले प्रश्न चलते हैं, पलक झपकाना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वैसे देखते हुए तो, लेकिन आप विद्वान, आपको ज्यादा पता है। पलक झपकाना क्या है? व्यवहार है, क्रिया है, अंतःक्रिया है, कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या लग रहा है? तो इसका लग रहा है व्यवहार। पलक झपकाना क्या है? व्यवहार है। पलक झपकाना व्यवहार माना गया है। बाकी आप देख लेना एक बार कि पलक झपकाना व्यवहार की क्रिया है, लेकिन जो बुक्स में दे रखा है वो व्यवहार दे रखा है। अगले प्रश्न चलते हैं, बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। बंद स्तरीकरण का क्या उदाहरण है? भारत की जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, अभिजात्य वर्ग या सभी। तो बंद स्तरीकरण का क्या उदाहरण है? तो ये भारत की जो जाति व्यवस्था है ना, वो बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। भारत की जाति व्यवस्था, यानी जाति जाति नहीं है, जाति जाति नहीं है भारत से, है ना। ये बंद स्तरीकरण का उदाहरण है, क्योंकि व्यक्ति जाति के साथ पैदा होता है, जाति के साथ मरता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्या बताएं इसके बारे में, छोड़ो। अगले प्रश्न चलते हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? स्पेंसर ने, सी राइट मिल्स ने, जे.एस. मिल ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स साहब ने किया। किसने किया? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। पूंजीवादी समाज में वेबर ने 4 वर्गों का सिद्धांत दिया। पूंजीवादी समाज में वेबर साहब ने ना 4 वर्गों का सिद्धांत दिया। तो इनमें से कौन सा वर्ग नहीं है या गलत है? धनी उच्च वर्ग, मजदूर वर्ग, पेट्टई बुर्जिया या फिर अपेक्षाकृत कम धनी वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत कम धनी वर्ग। ऐसा कोई वर्ग नहीं बताया था उन्होंने, किन्होंने? वेबर साहब ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकाइवर ने वर्ग चेतना के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? मैकाइवर साहब ने वर्ग चेतना के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? संकुचित वर्ग चेतना और व्यापक वर्ग चेतना और जातीय निष्ठा, सहयोगी वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धी वर्ग चेतना, और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर साहब ने वर्ग चेतना के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है सहयोगी वर्ग चेतना, एक बताया है प्रतिस्पर्धी वर्ग चेतना। किसने बताया है? सहयोगी वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धी वर्ग चेतना, मैकाइवर ने बताया। क्या बताया है? सहयोगी वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धी वर्ग चेतना। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें सामाजिक मानदंड का उल्लंघन होता है तथा अधिकांश लोगों के लिए संकट मूलक होती है तथा जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से संभव है। एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें सामाजिक मानदंड का उल्लंघन होता है, अधिकांश लोगों के लिए संकट मूलक होती है तथा जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से संभव है। तो क्या है? सामाजिक प्रतिमान है, गरीबी है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक समस्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्या। क्या है? किसके उदाहरण है ये? सामाजिक समस्या के। क्या कह रहा है? एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें सामाजिक मानदंड का तो होता है उल्लंघन, अधिकांश लोगों के लिए संकट मूलक होती है और जिसका समाधान हो सकता है, लेकिन किसके से? सामूहिक प्रयासों से। इस समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये संकटकालिक है और सामाजिक मानदंड का उल्लंघन होता है और इसका उन्मूलन। तो ये क्या है? ये सामाजिक समस्या, यानी सब लोगों के लिए समस्या है, क्योंकि दिक्कत सबको हो रही है, समाधान सबको करना पड़ रहा है और जो सब के लिए जो रूल है ना उसका खंडन हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसी समस्या क्या होगी? ऐसी समस्या सामाजिक समस्या ही होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं, सामाजिक समस्या के 2 प्रकार, प्रकट और अप्रकट। यानी एक साहब है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक समस्या के 2 प्रकार है। एक तो प्रकट सामाजिक समस्या होती है और एक अप्रकट सामाजिक समस्या होती है। ये किसने बताया? जॉन जे केन ने, सी राइट मिल्स ने, जे.एस. मिल ने या हर्बर्ट मीड ने। इसका आंसर हो जाएगा जॉन जे केन साहब ने कहा है। कौन से केन साहब? जॉन जे केन साहब ने क्या कहा है कि सामाजिक समस्या 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रकट सामाजिक समस्या और एक अप्रकट सामाजिक समस्या, है ना। ये किसने कहा है? ये केन साहब ने कहा है। किसने कहा है? केन साहब ने। एक केन लेके बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रकट और अप्रकट 2 सामाजिक समस्याएं हैं। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? एक किताब है, उसका नाम है कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम, है ना। कौन है इसके लेखक? स्पेंसर, सी राइट मिल्स, मार्टन और निस्बेट और हर्बर्ट मीड। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टन और निस्बेट साहब है। मार्टन और निस्बेट साहब ये क्या कह रहे हैं? एक किताब लिख रहे हैं, किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम। क्या नाम है किताब का? कंटेम्प्रेरी सोशल
प्रॉब्लम। क्या नाम है किताब का? कंटेम्प्ररी सोशल प्रॉब्लम। ठीक है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। सामाजिक समस्या एक अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक या वैज्ञानिक। तो सामाजिक समस्या तो सामाजिक अवधारणा ही होगी। तो सामाजिक समस्या क्या है? सामाजिक अवधारणा है। किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनः नैतिक आधार कहा है? यानी एक साहब है, वो कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ है ना, वो आश्रम व्यवस्था का ही मनः नैतिक आधार है। कौन कह रहे हैं? स्पेंसर प्रभु साहब, जे.एस. मिल साहब या हर्बर्ट मीड साहब? तो ये कह रहे हैं पी.एन. प्रभु साहब। पी.एन. प्रभु साहब क्या कह रहे हैं? पी.एन. प्रभु साहब कह रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या है? आश्रम व्यवस्था का मनः नैतिक आधार। आश्रम व्यवस्था का मनः नैतिक आधार किसे माना है? पुरुषार्थ को माना है। किसने माना है? प्रभु साहब ने माना है। किसने माना है? प्रभु साहब ने माना है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। जो धर्म होता है ना, वो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये किसने कहा है? टॉयलर ने, सी राइट मिल्स ने, जे.एस. मिल ने, हर्बर्ट मीड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जो टॉयलर साहब है ना, क्या नाम है? टॉयलर। नाम क्या है साहब का? टॉयलर। ये क्या कह रहे हैं? धर्म है ना, वो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यानी अगर आप आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हो ना, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, तो ये क्या है? ये हो जाएगा अपना धर्म। यानी धर्म का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना। ये कह रहे हैं टॉयलर साहब। कौन कह रहे हैं? टॉयलर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो धर्म है वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना धर्म है। अगले प्रश्न चलते हैं। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। धर्म का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है ना, वो किसने प्रस्तुत किया? स्पेंसर ने, सी राइट मिल्स ने, जे.एस. मिल ने या दुर्खीम ने? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खीम साहब ने प्रस्तुत किया। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खीम साहब ने दिया। क्या? धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम साहब ने दिया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ह्यूमन मैरिज की हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर, सी राइट मिल्स, वेस्टर्न मार्क या हर्बर्ट मीड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट मीड है ना, वो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक है। क्या नाम है? नहीं, वेस्टर्न मार्क साहब, सॉरी, वेस्टर्न मार्क साहब। कौन है? वेस्टर्न मार्क साहब है ना, वो है किसके? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन थ्योरीज के, यानी ह्यूमन थ्योरी की हिस्ट्री। साधारण शब्दों में यही तो अर्थ निकालेंगे ना हम। तो वेस्टर्न मार्क साहब है ना, ये इसके लेखक है। जाति का प्रमुख आधार शुद्धता और प्रदूषण है। यह कथन है, जाति का प्रमुख आधार क्या है? शुद्धता और प्रदूषण। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, सी राइट मिल्स का, जे.एस. मिल्स का या लुई ड्यूमा का? किसका है ये कथन? किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी, लुई ड्यूमा साहब कह रहे हैं। लुई ड्यूमा क्या कह रहे हैं? लुई ड्यूमा साहब कह रहे हैं कि जाति का प्रमुख आधार शुद्धता और प्रदूषण है। ये कह रहे हैं लुई ड्यूमा साहब। क्या कह रहे हैं? जाति का आधार क्या है? शुद्धता और प्रदूषण। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। ई.जे. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? यानी ई.जे. सिम्पसन साहब है ना, कौन नाम क्या है? ई.जे. सिम्पसन साहब। उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है ना, और वो किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोक्रियात्मक या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोक्रियात्मक पक्ष। यानी ई.जे. सिम्पसन है ना, उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण किया है, और ये पक्ष कैसा है? मनोक्रियात्मक पक्ष लिया उन्होंने। कैसा? मनोक्रियात्मक। अगले प्रश्न चलते हैं। किसी संप्रदाय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञात्मक पक्ष में कौन से घटक अंतर्गत आता है? घटक के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी संप्रदाय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण है ना, उसका संज्ञात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? अवबोध के, विश्लेषण के, संश्लेषण के, मूल्यांकन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अवबोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवबोध हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में, यानी अनुदेशात्मक उद्देश्य है ना, उसका RCEM वर्गीकरण है ना, उसमें रचनात्मकता की श्रेणी में क्या क्या समाहित है? यानी RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में क्या क्या शामिल है? केवल विश्लेषण और संश्लेषण शामिल है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है, या फिर संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है, या फिर केवल मूल्यांकन शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी के अंदर विश्लेषण भी शामिल है, संश्लेषण भी शामिल है और मूल्यांकन भी शामिल है, यानी तीनों पक्ष शामिल है। कौन कौन से? RCEM वर्गीकरण के रचनात्मकता श्रेणी के अंदर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तीनों शामिल है।
ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ब्लूम साहब है ना, उनके ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया, उसमें सर्वोच्च उद्देश्य क्या माना? ज्ञान को, विश्लेषण को, संश्लेषण को, मूल्यांकन को। तो ब्लूम साहब ने ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में सर्वोच्च उद्देश्य माना है मूल्यांकन को। ब्लूम साहब ने किसको माना है? मूल्यांकन को सर्वोच्च उद्देश्य माना है ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण करने के लिए। सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है किससे? व्यक्ति से है, समाज से है, प्रशासन से, या दर्शन से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन जो है विषय है ना, वो समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाज से। सामाजिक अध्ययन विषय समाज से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अधिकतम तथ्य दिए जाए, अरे विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति विकसित की जाए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक शक्ति विकसित की जाए, या विद्यार्थी को अपने धर्म और जाति से जोड़े? कैसी बातें कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी में जो आलोचनात्मक शक्ति है ना, उसको विकसित करे जाए। आलोचनात्मक शक्ति विकसित करेंगे विद्यार्थी में तो बाकी चीजें तो खुद ही विकसित हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ों को आलोचनात्मक तरीके से समझने में सक्षम हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन का विद्यार्थी में आलोचनात्मक शक्ति विकसित करी जानी चाहिए। अगले प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, या बंद उत्तर वाले प्रश्न? यानी कौन से हैं जो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो बंद उत्तर वाले चित्र नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एग्जैक्ट एक उत्तर होगा, वो तो रट्टन विद्या से सिस्टम होगा ना उसका उत्तर। तो बंद उत्तर वाले प्रश्न नहीं करेंगे। बाकी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में आलोचनात्मक पक्ष विकसित होगा, अन्वेषणात्मक प्रश्न में विकसित होगा, अभिसारी प्रश्न में विकसित होगा, लेकिन बंद उत्तर वाले प्रश्न में ये जो आलोचनात्मक चिंतन है ना, विकसित ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लो बंद उत्तर वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसमें आपका आलोचनात्मक पक्ष कहाँ आएगा? वो तो आपको रटना पड़ेगा, इस कौन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति वो। लेकिन मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जैसे आपसे पूछे कि भारत के आर्थिक विकास के लिए सरकार जो उपाय कर रही है उसके अलावा और क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, यानी आप अपने दिमाग से उत्तर दोगे। इसी प्रकार से अन्वेषणात्मक प्रश्न अभी इसी प्रकार से अभिसारी प्रश्न होते हैं, लेकिन बंद उत्तर वाले प्रश्न का तो एग्जैक्ट उत्तर होता है, वो सब वही उत्तर देंगे उसका, तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी भी विषय को अन्य विषयों से सह संबंध कर पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि यानी किसी विषय को अन्य विषयों से संबंध बैठा के पढ़ाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अखंड है, सही बात है। मनुष्य का मस्तिष्क अविभाज्य, ये भी सही है। और अधिगम में स्थायित्व आता है, हाँ, क्योंकि आप वाइड चीजें बताओगे तो स्थायित्व तो आएगा ना रिलेट करने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा है प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? वास्तविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, असंबंधता का सिद्धांत, या स्वतंत्रता का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असंबंधता का सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत नहीं है प्रायोजना विधि का। बाकी तीन प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें वास्तविकता का सिद्धांत शामिल है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी शामिल है, असंबंधता का सिद्धांत भी शामिल है, और असंबंधता का सिद्धांत शामिल नहीं है, और स्वतंत्रता का सिद्धांत शामिल है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के दौरान प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है केवल शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के निर्देशन में छात्रों के द्वारा, छात्रों में फीडबैक पर शिक्षकों के द्वारा, और विशेषज्ञों के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट कार्य के दौरान प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है कैसे? शिक्षक के निर्देशन पे छात्रों के द्वारा। प्रोजेक्ट कार्य के दौरान प्रोजेक्ट का चुनाव शिक्षक के निर्देशन पे किया जाता है और छात्र खुद ही करते हैं, लेकिन निर्देशन शिक्षक का रहता है ना। तो आप वरिष्ठ अध्यापक बन जाओगे तो आपके निर्देशन में छात्र प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, आप सिर्फ गाइडलाइंस दोगे और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट का चुनाव छात्रों के द्वारा ही किया जाएगा। शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है, यह विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है, विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, इसमें सीखना स्थायी होता है। प्रायोजना विधि में क्या होता है? सीखना स्थायी होता है, तो तभी तो प्रायोजना विधि है ना वो स्थायी होती है, सीखना स्थायी होता है। और प्रायोजना विधि भी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है, जो करके देखोगे ना तो लंबे समय तक उसको रिटेन कर पाओगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है, यानी वो कौन से है जो श्रव्य और दृश्य नहीं है? तो दूरदर्शन श्रव्य दृश्य होता है, बिल्कुल सही है, उसमें आवाज़ भी आती है और आप देख भी सकते हो।
डॉक्यूमेंट्री भी श्रव्य दृश्य होती है, वीडियो टेप भी श्रव्य दृश्य होता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर तो भाई साहब ओनली श्रव्य होता है, दृश्य नहीं होता है ना। तो ये दृश्य सामग्री नहीं होती, नहीं दृश्य नहीं होता, श्रव्य नहीं होता, श्रव्य होता है दृश्य नहीं होता, सॉरी। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये श्रव्य दृश्य नहीं है, सिर्फ श्रव्य है। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण को आपको रोचक बनाना है और सार्थक बनाना है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री? तो इन विकल्पों में से देखें तो अगर शिक्षक को इंटरेस्टिंग बनाना है तो श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, है ना। तो डी उत्तर हो जाएगा। मेले तमाशे शिक्षण सामग्री के किस वर्ग में आते हैं? मेले और तमाशे कौन सी शिक्षक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोजेक्ट या सामाजिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेले और तमाशे तो सामाजिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक सामग्री। अगले प्रश्न चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षक का सामान्य गुण क्या है? देशाटन से प्रेम करना, दूर के विषयों का ज्ञान करना, स्थानीय परिवेश का ज्ञान करना, प्रभावशील व्यक्तित्व का होना? तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का सामान्य गुण क्या है? प्रभावशील व्यक्तित्व का होना। यानी सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं ना, उनका व्यक्तित्व प्रभावशील होना चाहिए। जिस प्रकार से आपका व्यक्तित्व प्रभावशील है ही, तो आपके अंदर सामाजिक अध्ययन शिक्षक बनने के सारे गुण विद्यमान हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण अति आवश्यक है? सबसे आवश्यक गुण कौन सा है इनमें से? शिक्षा की डिग्री, शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान, अच्छे वस्त्र या सुंदरता? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान। यानी आपको सिखाने का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। बाकी डिग्री, वस्त्र, सुंदरता ये तो गौण चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो व्यवहारिक होना चाहिए। वो रिलेट करना चाहिए, आपका जो स्टूडेंट है ना, वो आपसे सीधा सीधा रिलेट करना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धरातल पे पढ़ा रहे हो कुछ और ही हो, वास्तविकता में चीज़ें कुछ और ही होती है। तो ये गैप नहीं रहना चाहिए, ये अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? स्वयं के विषय पर अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए। परिश्रमी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सहनशील होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन क्या पक्षपात करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गुण नहीं है ये पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा है ना, वो पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। क्रिया केंद्रित, लचीलेपन का सिद्धांत, शिक्षक केंद्रित या सह संबंधता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक केंद्रित नहीं है। बाकी क्रिया केंद्रित है, लचीलेपन का सिद्धांत और सह संबंधता भी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में शामिल है। अगला प्रश्न है। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये कथन किसका है? मुनरो का है, क्रो और क्रो का है, नन का है या फिर कैशुअल का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन है मुनरो साहब का। किसका है? मुनरो साहब का कथन है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, यानी बाकी तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है लेकिन एक नहीं है। अनुभवों का पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता या सहसंबंध? तो पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर अनुभवों की पूर्णता तो होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, सहसंबंध भी होना चाहिए, लेकिन रूढ़िवादिता होनी चाहिए क्या? ये तो नकारात्मक चीज है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन और सहसंबंध होना चाहिए, और रूढ़िवादिता वो सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर कौन सा द्वीप है? मध्य अटलांटिक कटक है ना, उसके दोनों ओर कौन सा द्वीप है? आइसलैंड, आयरलैंड, सेंट पॉल या हवाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड द्वीप है ना, वो मध्य अटलांटिक कटक के दोनों ओर से है, यानी इधर भी है इधर भी है। एक बार इसके मैप को देख लेते हैं। ये तो अपना मध्य अटलांटिक कटक है। कौन सा है? ये अपना मिड अटलांटिक रीज है ना, ये भी मिड अटलांटिक रीज ही है, ठीक है। अब इसके दोनों आइसलैंड कहाँ पे? ये आइसलैंड है, तो ये इधर, इसके इधर भी शामिल है और इधर भी है, तो इस कारण ये क्या हो गया? ये मिड अटलांटिक रेंज ऐसे जाता है पूरा ना, ये पूरा मिड अटलांटिक रेंज है। ये अपना साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और इधर ये नॉर्थ अमेरिका हो ही गया, ठीक है। और ये अपना आइसलैंड यहाँ पे है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस ज्वालामुखी के क्रेटर में 3 क्रेटर पाए जाते हैं? यानी ज्वालामुखी के क्रेटर है ना, उनमें 3 क्रेटर किसमें है? पोपा में, को सुल्तान में, स्ट्राम्बोलिया, माउंट ताल में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो माउंट ताल है ना, वहां पे 3 क्रेटर पाए जाते हैं, यानी 3 मुख है ज्वालामुखी के। बाकी पोपा कहाँ पे? पोपा म्यांमार में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे? म्यांमार में है। को सुल्तान कहाँ पे?
कोह सुल्तान ईरान में है, और स्ट्राम्बोली आपको पता ही इटली में है, और जो माउंट ताल है ना वो कहाँ पे, फिलीपींस में। तो फिलीपींस में 3 ज्वालामुखी है वैसे देखते हुए, ताल, मेयान और पिनाटुबो। एक है पिनाटुबो, ये 3 है, याद रखो तीनों, कि एग्जाम में कोई से पूछ सकता है कि ताल ज्वालामुखी कहाँ पे है, या फिर मेयान ज्वालामुखी कहाँ पे है, पिनाटुबो कहाँ पे है, स्ट्राम्बोली इटली में है, कोह सुल्तान ईरान में है, पोपा म्यांमार में है। ठीक है ना, ये सारी ज्वालामुखी पर्वत है। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप किसको कहते हैं? पृथ्वी के कंपन को, समस्थानिक समायोजन को, प्रधान तरंगों को, पर्वतीय संचालन को। तो हमको पता है पृथ्वी जब कंपित करती है, कंपन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अस्थायी और परिवर्तनशील गैस श्रेणी में आता है? यानी वो अस्थायी भी है और परिवर्तनशील गैस श्रेणी में भी है। कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन या जलवाष्प है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जलवाष्प है ना, उसे हम अस्थायी और परिवर्तनशील गैस मानते हैं। क्या मानते हैं? अस्थायी और परिवर्तनशील गैस। ठीक है। फोटोस्फीयर क्या है? फोटोस्फीयर किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी सतह को, वायुमंडल के बाहरी सतह को, सूर्य के बाहरी सतह को, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की जो बाहरी सतह होती है ना, उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। किसे? सूर्य की जो बाहरी सतह होती है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। उपसौर की स्थिति होती है, उपसौर की स्थिति कब होती है बताइए? तो 3 जनवरी, 4 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। यानी उपसौर का मतलब क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है ना न्यूनतम हो, यानी ये पृथ्वी अपनी है ना, और ये सूर्य है ना, तो इनके बीच में जो दूरी सबसे कम होगी ना, जिस स्थिति को, वो होगी उपसौर की स्थिति। और सबसे दूरी ज्यादा होगी ना, जैसे मान लो इस प्रकार, ये दूरी सबसे ज्यादा होगी ना, तो ये होगी अपसौर की स्थिति। तो जो उपसौर की स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। और उपसौर की स्थिति होती है ना, अपसौर की स्थिति, वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। और जब न्यूनतम दूरी होती है तब कितना दूरी होती है इनमें? तो होती है 147 मिलियन किलोमीटर, है ना। और जब अपसौर की स्थिति होती है तो वो होती है 152 सॉरी मिलियन किलोमीटर, है ना। 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुदाब को मापने की इकाई है मिलीबार, पास्कल, इंच या सभी। तो वायुदाब को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जापान में टाइफून, वेस्ट इंडीज में हरिकेन, यूएसए में विली विली, या बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में, जापान में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। बिल्कुल सही है। जापान में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। बिल्कुल सही है। वेस्ट इंडीज में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात कहते हैं। लेकिन यूएसए में विली विली नहीं कहते हैं, विली विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपरी भाग में आते हैं ना चक्रवात, उन्हें विली विली कहते हैं, ना कि यूएसए में। ठीक है ना। वृष्टि छाया क्षेत्र होता है पवन विमुखी ढालों पर, पवनमुखी ढालों पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा पवन विमुखी ढालों पर। जैसे मान लीजिए कि ये अपना भारत और ये पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ से हवाएं पानी लेकर आगे बढ़ रही है ना, और यहाँ पर्वत के जो पवन मुखी ढाल है ना, वहाँ तो ये बारिश करेगी, लेकिन जो इस तरफ है, जो तेलंगाना वाला भाग है, मराठवाड़ा या विदर्भ वाला भाग है, इधर ये बारिश नहीं करेगी, क्योंकि ये पवन विमुखी ढाल है। यहाँ से ये आगे निकल जाएंगे बादल, और यहाँ पे बारिश हुई बगी रह जाएगी, तो यहाँ पे सूखा पड़ता है, कई सालों तक यहाँ सूखा पड़ता है ना, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण पड़ता है, और ये पवन विमुखी ढालों पे होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास धारा दो भागों में बढ़ जाती है? यानी वो कौन सा द्वीप है जिसके द्वारा अगुल्हास धारा है ना, वो दो भागों में बढ़ जाती है? जावा, आइसलैंड, क्यूबा या मेडागास्कर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर। यानी मेडागास्कर द्वीप है ना, वहां से अगुल्हास धारा दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, किस द्वीप से? अगुल्हास द्वीप, मेडागास्कर द्वीप से अगुल्हास धारा दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये हमारे सामने जो मेडागास्कर द्वीप आ गया, और ये अगुल्हास धारा है, ठीक है ना, ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, दो भागों में बट गई है ना। तो इस प्रकार जो मेडागास्कर द्वीप है ना, वहाँ से अगुल्हास धारा दो भागों में बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंबन द्वीप कहाँ पे है? पंबन द्वीप कहाँ पे? भारत श्रीलंका के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंबन द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बार देख लेते हैं मैप पे। तो ये अपने पास देखो भारत और श्रीलंका का मैप आ गया है। ये अपना भारत, ये रामेश्वरम, और ये अपनी कन्याकुमारी है, और ये श्रीलंका। तो यहाँ पे ये है पंबन द्वीप, दिख रहा है ना आपको? ये भारत का रामेश्वरम, और इधर ये श्रीलंका, और ये बीच में यहाँ पे पंबन द्वीप। ये जो राम सेतु है ना, वो ये राम सेतु इधर वाला। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से जुड़ी हुई नहीं है? मालदीव, चाइना, पाकिस्तान और भूटान। तो स्थलीय सीमा भारत की पाकिस्तान से जुड़ी है, चाइना से जुड़ी है, भूटान से जुड़ी है, लेकिन मालदीव से नहीं जुड़ी। तो इसका आंसर मालदीव हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम एक बार देख लेते हैं भारत की किस तरफ मालदीव स्थित है। तो ये अपना प्यारा भारत, और इसके दक्षिण में, या यूं कहें दक्षिण पश्चिम में, इधर ये मालदीव देश है। ठीक है, ये मालदीव की राजधानी माले, और द्वीप पे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह है मालदीव, है ना। जब आप वरिष्ठ अध्यापक बन जाओगे तो एक मतलब 2 days 3 night का पैकेज लगाना, और थाईलैंड यहाँ पे मालदीव घूम के आना। तापीय संकल्पना के प्रतिपादक माने जाते हैं हैमिल्टन, कोटेश्वरन, हेली और फ्लोन। तो तापीय संकल्पना के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेली साहब है ना, वो तापीय संकल्पना के प्रतिपादक माने जाते हैं। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती? जलोढ़, लोयस, लेटेराइट या काली? तो कौन सी मृदा नहीं पाई जाती? जो लोयस मृदा है ना, वो भारत में नहीं पाई जाती। बाकी जलोढ़, लेटेराइट और काली मृदा भारत में पाई जाती है। लोयस का पठार आपको पता ही है कहाँ पे? तो ये है चाइना में। तो देखो ये चाइना देश है, और इसमें यहाँ पे जो ये येलो रिवर है, ये निकलती है लोयस के पठार से, और ये मिट्टी का बना हुआ पठार है, यूँ कह सकते हैं, और ये चाइना देश में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और आज थोड़े से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो में थोड़ी दिक्कत आई है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी पढ़ते रहो।